हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर रिलेशंस अमंग देम। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ ये नहीं बताता कि जो गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स हैं उनकी क्या कंपोजिशन है, यानी वो किस तरह से बनाए जाएंगे या किस तरह से वो वर्किंग करेंगे, उनके पास जो है पावर किस तरह से रहेगी, उनके बीच में रिलेशंस नहीं डिफाइन करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डिस्क्राइब करता है ए डॉक्यूमेंट जो है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सेट करता है लिमिट्स को ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो उसको पावर मिली हुई है उनके ऊपर लिमिट्स भी लगाता है। ये इंश्योर करता है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जितने भी सिटीजन्स जो हैं, ये कह सकते हैं कि जो वो रहने वाले वहाँ पर्सन्स हैं, उनको जो है सर्टेन राइट्स जो हैं वो अपने इंजॉय कर पाएँ। ओके, अब राइट्स की बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में डिफाइन किए गए हैं। एक लिस्ट दी गई है फंडामेंटल राइट्स की और उन राइट्स पर भी कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं, वो भी उसी के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। बात आती है राइट्स की। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट आर राइट्स। अगर राइट्स की डेफिनेशन करें तो राइट आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट डेवलप। तो राइट्स ऐसी कंडीशंस होंगी जो सोशल लाइफ में एक किसी इंडिविजुअल पर्सन या एज ए ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलप होने के लिए चाहिए। बिना इनके जो है इन कंडीशंस के बिना जो है कोई भी ह्यूमन पर्सनैलिटी किसी भी कम्युनिटी में किसी भी सोसाइटी में अपने पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाएगी। Rights are reasonable claims as recognized by the society and guaranteed and protected by the law. राइट्स क्या होंगे? वो ऐसे रीज़नेबल क्लेम्स होंगे, या कह सकते हैं कि इस तरह से ऐसे रीजंस दे के हम राइट्स की डिमांड कर सकते हैं, या ऐसे क्लेम्स होंगे जिनको हम उनके पीछे रीज़न होगा कि हम इनको क्लेम कर रहे हैं। एंड सेकेंडली जो सोसाइटी है वो उनको रिकॉग्नाइज करेगी, कि सोसाइटी जो उनको एडमिट करेगी कि भी हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। एंड सेकेंडली क्या है कि किसी भी लॉ के थ्रू बाय द लॉ जो है वो गारंटीड होने चाहिए और प्रोटेक्टेड होने चाहिए, उनको हम जो है राइट्स बोल सकते हैं। अब एग्जांपल है कि राइट्स जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं, नेचुरल राइट्स हो सकते हैं, मोरल राइट्स हो सकते हैं, लीगल राइट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब बात आती है डेमोक्रेटिक राइट्स की। हमारे चैप्टर में दो तरह के राइट्स दिए गए। एक डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं और सेकेंडली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं हम डेमोक्रेटिक राइट्स की। राइट्स आर इंजॉयड बाय द सिटीजन इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होंगे? ऐसे राइट्स जिनको किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स में जो है और रहने वाले सिटीजन्स जो है या डेमोक्रेटिक स्टेट के रहने वाले जो सिटीजन्स हैं वो इन राइट्स को इंजॉय करते हैं। इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट सिटीजन्स आर गिवन सिविल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक राइट। अब आज के टाइम पे या कह सकते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो होती हैं वो अपने सिटीजन्स को जो है बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करती है, जैसे सिविल राइट्स हो गए, पॉलिटिकल राइट्स हो गए, रिलीजियस राइट्स हो गए, इकोनॉमिक राइट्स हो गए। सिविल राइट्स में जैसे कि आप यहाँ के नागरिक हैं, आपको सिटीजनशिप मिलेगी, या फिर उसके पॉलिटिकल राइट्स में कि भी आपको राइट टू वोट है। रिलीजियस राइट में कि आपको, जैसे हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म है तो ये हमारे पास रिलीजियस राइट है कि हम अपने किसी भी धर्म को जो है मान सकते हैं, किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, राइट। इकोनॉमिक राइट्स है कि भी हमें काम करने की परमिशन है, कि भी हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी काम जो है चूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है सोसाइटी या किसी कम्युनिटी का कोई बेस नहीं रहेगा। ओके, तो इस तरह के जो राइट्स हैं ये डेमोक्रेटिक राइट्स माने जाएंगे। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। द राइट्स स्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। देखो कुछ राइट्स जो हैं वो स्टेट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं, इकोनॉमिक राइट, पॉलिटिकल राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फंडामेंटल राइट्स हो गए कि ये जो राइट्स होते हैं ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एज ए सिटीजन ऑफ ए स्टेट। ओके, एंड सेकेंडली ये गारंटीड देता है और प्रोटेक्टेड करता है बाय द लॉ, और लॉ के थ्रू जो है ये प्रोटेक्शन देता है। अगर इनको इन राइट्स की अगर कोई वायलेंस होती है तो आप जो है इनको प्रोटेक्शन मिलेगी बाय द लॉ। लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करें तो वो डेमोक्रेटिक स्टेट प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है हमें लॉ में बाय द लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होती।
ओके, दीज राइट्स आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। तो जो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये राइट्स कंसिडर किए जाते हैं एज ए एसेंशियल, मतलब कि ज़रूरी माने जाते हैं एक तरह से डेवलपमेंट ऑफ द एन इंडिविजुअल पर्सन। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के जो सोसाइटी में रहता है या फिर कह सकते हैं उस स्टेट में रहता है, उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये कंपल्सरी माने जा सकते हैं या एसेंशियल माने जाते हैं। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। अगर हम इंडियन फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, इनके ऊपर भी कुछ न कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं। ओके, अब बात करते हैं बिल ऑफ राइट्स की। जो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये कहाँ से आए, इनकी एमरजेंस कहाँ से हुई, तो वो हम बात करते हैं बिल ऑफ राइट्स की। आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ कि बिल ऑफ राइट्स क्या है, तो लिस्ट ऑफ राइट मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट। बेसिकली अगर हम बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की एक लिस्ट दी गई है, तो वो सारे के सारे जो राइट्स की लिस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, बिल ऑफ राइट्स बोलेंगे। तो एक ऐसी लिस्ट जो राइट्स की मेंशन होती है, प्रोटेक्टेड होती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उनको हम बिल ऑफ राइट्स बोलेंगे। A bill of rights prohibited government from thus acting against the right of individual and ensure the remedy in case of their violation of these rights। तो ये जो बिल ऑफ राइट्स हैं ये किसी भी गवर्नमेंट को इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट कोई वॉयलेंस होती है या कह सकते हैं कि भी अगेंस्ट कोई लॉ या बनाने के लिए, इन राइट्स के अगेंस्ट किसी इंडिविजुअल की ये राइट्स है, इनके अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई बिल पास करती है या कोई एक्ट लेके आती है, या कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, तो कोई भी वॉयलेंस की जाती है, तो उसके अगेंस्ट ये लॉज जो हैं, ये बिल ऑफ राइट्स जो हैं, ये इंश्योर करते हैं कि इनकी रेमेडी जो है, इन केस में अगर वॉयलेंस होती भी है तो आप इन राइट्स की उसमें जो है आपको रेमेडी दी जाती है कि आप जो है डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं। ओके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनको प्रोटेक्शन देता है। ओके, यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि जो बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले अमेरिका में अडॉप्ट किया गया था बेसिकली। क्यों? सबसे पहले यूएसए ने एक लिस्ट जो है रेडी की थी राइट्स की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इन द होल वर्ल्ड। ओके, तो ये अगर हम कहें कि ओरिजिन कहाँ है बिल ऑफ राइट्स का, तो हम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को इसका ओरिजिन मानेंगे। ओके, और बेसिकली जो बिल ऑफ राइट्स है ना वो यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में ही बोला जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स बोले जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स जो हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, हमने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पढ़ा और फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो यहाँ ऑर्डिनरी राइट्स को हो या लीगल राइट्स को हो या डेमोक्रेटिक राइट्स को, उनके बारे में बात है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, गारंटीड होते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली, अगर हम ऑर्डिनरी राइट्स की बात करें तो ये प्रोटेक्टेड होते हैं, इन्फोर्स्ड होते हैं बाय द ऑर्डिनरी लॉ, जो बेसिकली नॉर्मल लॉज होते हैं या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं वे मे ओनली बी चेंज्ड, अगर उनमें कोई चेंज करना होता है हमें तो वो सिर्फ और सिर्फ बाय द अमेंडमेंट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, यानी कि उनको चेंज करने के लिए, उनमें कोई भी चेंज करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी लॉज की बात करें तो दीज राइट्स मे बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर और बाय द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉज मेकिंग, यानी कि ऑर्डिनरी राइट्स को हम चेंज कर सकते हैं लेजिस्लेटिव के थ्रू, किसी भी ऑर्डिनरी प्रोसेस में, लॉ मेकिंग की कोई भी ऑर्डिनरी प्रोसेस है उसके थ्रू इनमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है। देखिए, स्टार्टिंग होती है इम्पोर्टेंस ऑफ राइट से। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक तो 1982 में जब गवर्नमेंट ने एशियन गेम्स होने वाले थे तो गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को एशियन गेम्स के लिए स्टेडियम्स और रोड्स वगैरह बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो उस टाइम पे जो वर्कर्स की सिचुएशंस थी, उनके साथ किस तरह से बिहेव किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि उनके साथ कितनी एक्सप्लॉइटेशन हुई थी उस टाइम पे। एक एग्जांपल ये दिखाया गया है। सेकंड जो एग्जांपल है वो दिखाया गया है माचाल लुहांग का। ये माचांग लालुंग जो थे ये असम के रहने वाले थे और जब इनकी एज 23 ईयर्स ओल्ड थी तो उस टाइम पे ये किसी पर अटैक कर देते हैं और इनको कोर्ट में लेके जाया जाता है। वहाँ पर जो है इनके बारे में बोला जाता है कि भी जो है ये मेंटली डिस्टर्ब है या कह सकते हैं कि मेंटली कह सकते हैं इल थे। तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद
2 बार हॉस्पिटल से जो है पुलिस स्टेशन पे या जो पुलिस अथॉरिटीज़ है उनको इन्फॉर्म किया जाता है, लेटर लिखा जाता है, एक 1967 में और एक 1996 में, और ये इन्फॉर्म किया जाता है कि अब इसके ऊपर जो है ट्रायल जो है वो की जा सकती है, केस यानी कि चलाया जा सकता है। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है इस बारे में, यानी कि वो जुलाई 2005 तक जो है उनको जेल में रहना पड़ता है। जुलाई 2005 में उनको जो है 5 में उनको बाहर निकाला जाता है। उस टाइम पे उनकी एज जो है 77 ईयर्स थी, यानी कि 54 ईयर्स तक उनको जेल में रहना पड़ता है छोटे से क्राइम के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये दिखाता है कि भी उनके पास जो है उनको जो किस तरह से उनके जो राइट्स थे उनको अबोलिश किया गया, उनको एक्सप्लॉइट किया गया। ओके, तो इन एग्जांपल्स के थ्रू हम आगे जानेंगे कि भी राइट्स जो हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो राइट्स देता है तो हम उनकी सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन हमें उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन किस तरह से देता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स की देखो, हमने 2 स्टोरी पढ़ी थी, उनसे हमने जाना था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें उनकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है या हमें उनकी ज़रूरत क्यों होती है। तो देयर इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंश्योर दैट फुलेस्ट फिजिकल, मेंटल, moral development of even citizen and provide those basic freedoms and conditions which can alone make the life whole living। ये क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस हमें इसलिए होती है, या ये इम्पोर्टेंस ज़रूरी या ये एसेंशियल हमारे लिए क्यों होते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की या एवरेज सिटीजन्स जो है स्टेट के, उसकी फिज़िकल, मेंटल और मोरल डेवलपमेंट के लिए ये बेसिक फ्रीडम होती है, ऐसी कंडीशंस होती हैं जो उसको अपनी लाइफ को वर्थ लिविंग या कह सकते हैं कि एक फुलफिलनेस के साथ जो है अपनी लाइफ जीने के लिए ये बेसिक फ्रीडम्स होती हैं, बेसिक कंडीशंस होती हैं जो उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि एसेंशियल नीड्स होती हैं। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एक तरह से सेफगार्ड होते हैं इंडिविजुअल पर्सनस का, पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी आर्बिट्रेरीनेस करती है सिटीजन्स के खिलाफ या किसी इंडिविजुअल पर्सन के लेकर, तो ये जो राइट्स हैं ये एक तरह से इंडिविजुअल पर्सन का सेफगार्ड होते हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इनकी बात करें आगे हम पॉइंट्स में देखेंगे कि कुछ और इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है क्रिएट कंडीशंस फॉर बेटर लाइफ, यानी किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की बेटर लाइफ के लिए हम ये इंश्योर करते हैं कि उसकी डेवलपमेंट के लिए एवरी सिटीजन्स की डेवलपमेंट हो सके, उसकी इंडिविजुअल पर्सन की जो लाइफ है वो बेटर हो सके। तो उसके लिए जो ये फंडामेंटल राइट हैं ये ऐसी कंडीशंस जो हैं सोसाइटी में या कह सकते हैं कि स्टेट में प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है चेक्स ऑन आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो ये राइट्स हैं दीज राइट्स सेफगार्ड द इंडिविजुअल अगेंस्ट एनी एक्सेस ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। कोई भी स्टेट अथॉरिटी ऐसे कह सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का एक्सेस करके किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स को जो है वायलेंस नहीं कर सकते और उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअल्स के लिए ये एक तरह से सेफगार्ड का काम करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि किसी इंडिविजुअल पर्सन की जो लिबर्टी है उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना लगा पाए गवर्नमेंट, या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो पावर है उनके ऊपर एक लिमिट सेट करते हैं। सेकेंडली, अगर ऐसा कुछ होता है कि गवर्नमेंट अपनी आर्बिट्रेरीनेस दिखाती है या कह सकते हैं कि अपनी जो है पावर एक्सेस दिखाती है, तो उसमें जो है इंडिविजुअल पर्सन जुडिशरी के पास जा सकता है। जुडिशरी के पास हैज़ बीन वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एज ए प्रोटेक्टर एंड द गार्डियन ऑफ द राइट ऑफ द पीपल। तो जुडिशरी जो है उसके पास ये पावर है कि आप जो है इन राइट्स के अगेंस्ट पीपल के राइट्स के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एज ए प्रोटेक्टर और गार्डियन जो है आप उनकी हेल्प आउट करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। अब इसमें क्या है कि इंडिविजुअल पर्सन है उसके लिए ऐसी कंडीशंस बनाते हैं ये फंडामेंटल राइट्स की इंडिविजुअल पर्सन्स की जो डेवलपमेंट है वो हो सके। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो मोटिवेट करते हैं इंडिविजुअल को कि आप अपनी डेवलपमेंट कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए। जैसे राइट टू इक्वलिटी या राइट टू लिबर्टी की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट आते हैं जिससे इंडिविजुअल पर्सन जो है अपनी डेवलपमेंट कर सकता है, अपनी ग्रोथ कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़।
तो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ होती है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो अगर हम देखें तो बहुत तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, जैसे लैंग्वेज के बेस पे, स्क्रिप्ट के बेस पे, कल्चरल बेस पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, कलर, रेस, जेंडर, इन सब चीज़ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये इन जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। दे प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द माइनॉरिटीज़। तो इनके माइनॉरिटीज़ के इन सारी चीज़ों को वो प्रोटेक्शन देता है कि भी आप लोगों को भी इक्वली जो है फंडामेंटल राइट्स की आप इंजॉय कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इन कंट्री क्या है, हमारा एक सेकुलर स्टेट है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जो है ये इंश्योर करता है कि भी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म, की सेकुलरिज्म को बढ़ावा देता है। एक तरह से सेकुलर स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट में ये हेल्प आउट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। इंडिया की अगर हम प्रियम्बल की बात करें, कह सकते हैं कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पर हमारे जो प्रियम्बल है उसमें भी डिस्क्राइब किया गया है कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि एक तरह से इन चीज़ों इस तरह की जस्टिस की बात की है। सेकेंडली डेमोक्रेसी की बात की, तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट हैं वो सोशल डेमोक्रेसी की एस्टैब्लिशमेंट में हेल्प आउट होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी है वो एस्टैब्लिश हो सके। अगर हम फंडामेंटल राइट्स में बात करें आर्टिकल 15 और 16 की, तो ये प्रोहिबिट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो कोई इन बेस पे जो ये फैक्टर्स दिए इनके बेस पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उसको प्रोहिबिट करते हैं आर्टिकल 15 और 16। ओके, तो एक तरह से क्या होगा कि सोशल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होने में ये हेल्प आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में दिए गए हैं, क्या उनकी क्लासिफिकेशन है, कितनी कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है, क्या उनकी रिफॉर्म है।